हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह की चर्चा की, जिसमें विशेष क्वेश्चन जो थे वो दयानंद सरस्वती से भी पूछे जा सकते हैं या कवि राजा श्यामल दास से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा या आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से रहेगी। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहां पे चेतावनी रा चुंगटिया या फिर दिल्ली दरबार 1903 की बात हुई है, या फिर छप्पन अकाल की बात, या फिर बिजुलिया किसान आंदोलन की बात को लेकर के मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से अनेकों बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अपन चर्चा करते हैं मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से। जी, सबसे पहले महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह का शासनकाल देखा जाए तो इनका शासनकाल 1884 से 1921 ईस्वी था। 1884 से 1921 ईस्वी को। अब देखिएगा मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह से क्या विशेष है। तो मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर में जो सज्जन निवास बाग बना है, और हम अच्छे से जानते हैं कि सज्जन निवास बाग सज्जन सिंह ने उदयपुर में बनवाया था, या ये कह दे कि उदयपुर के सज्जन निवास बाग में 1889 ईस्वी को वाल्टर कृत यानी वाल्टर के द्वारा राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था। उसी की एक सभा का गठन मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के द्वारा उदयपुर में किया गया था, और उसके पीछे जो उद्देश्य था कि राजपूती समाज के अंदर जो बाल विवाह थे उन बाल विवाहों को रोकना या कुरीतियों पर रोक लगाना, और राजपूत राजाओं के फिजूल खर्च को रोकने विशेष की बातें की गई थी। किसमें? राजपूत हितकारिणी सभा में। तो हम बात करते हैं राजपूत हितकारिणी से ही कि उदयपुर में या उदयपुर के सज्जन निवास बाग में 1889 ईस्वी को वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का गठन हुआ। सभा का गठन हुआ यानी उदयपुर के अंदर सज्जन निवास महल में, जो उदयपुर में है, सज्जन सिंह ने बनवाया था, उसी के अंदर 1889 ईस्वी को वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का गठन हुआ। और इस राजपूत हितकारिणी सभा का जो मुख्य उद्देश्य था, इसका जो उद्देश्य था, राजपूतों में एक तो बाल विवाह को रोकना, राजपूतों में एक तो बाल विवाह को रोकना यानी बाल विवाह पर रोक लगाना, और एक उनके जो फिजूल खर्चे थे, फिजूल खर्च पर रोक विशेष बात की गई थी। किसमें? राजपूत हितकारिणी सभा में। अब बात अपन मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से फतेह सागर झील से कर सक लेते हैं। देखिए, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने जो फतेह सागर झील का पुनर्निर्माण करवाया था, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि फतेह सागर झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने नहीं करवाया, जबकि इसका निर्माण 1687 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने करवाया था। तो हम बात करते हैं फतेह सागर झील की। फतेह सागर झील। जी, फतेह सागर झील सबसे पहले अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये उदयपुर में है। कहां पे है? उदयपुर में है। दूसरी बात, अगर हम इसके निर्माण की बात करें कि निर्माण किसने करवाया है, तो महाराणा जय सिंह ने करवाया है। महाराणा जय सिंह ने, और 1687 ईस्वी को करवाया है। 1687 ईस्वी को करवाया। कब करवाया था? 1687 ईस्वी को। जबकि इसका जीर्णोद्वार या फिर कह दे पुनर्निर्माण ये करवाया था जी मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने। इसका पुनर्निर्माण करवाया है मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने। जी, फतेह सिंह ने। जबकि उस समय हमने चर्चा की थी कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के काल में एक अंग्रेज आया था जिसका नाम था ड्यूक ऑफ कनॉट।
और उसने इसके पुनर्निर्माण में नींव रखी थी, इसीलिए इसे कनोट बांध के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ ये जो फतेह सागर झील है ये देबाली गांव के नजदीक होने के कारण इसे देबाली तालाब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देबाली तालाब भी कहा जाता है। तो इसका जो नींव रखी थी वो रखी थी जी ड्यूक ऑफ कनोट ने। इसीलिए इस झील का अगर हम उपनाम की बात करें तो एक तो पड़ता है कनोट बांध। क्या पड़ता है? कनोट बांध। और दूसरा नाम बताया था देबाली तालाब। देबाली गांव के नजदीक होने के कारण इसे देबाली तालाब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देबाली तालाब भी कहा जाता है। अब इस फतेह सागर झील में और आकर्षण के क्या क्या विशेष स्थान है यहाँ पे, यानी और क्या विशेष आकर्षण के स्थल हैं? तो एक तो इसमें जी नेहरू पार्क। नेहरू पार्क, नेहरू पार्क कहां पर है? उदयपुर में है, इसी फतेह सागर झील पे। इसके बाद यहीं पर फतेह सागर झील के बीचों बीच बनी है सौर वेधशाला। सौर वेधशाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सौर वेधशाला से कि किस झील पर सौर वेधशाला है, तो फतेह सागर झील पर है। इसके बाद अगर हम अन्य विशेष की बात करें तो अन्य विशेष में है सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी जो पेपर में पूछी जा चुकी है। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में ही है और इसका निर्माण करवाया था मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने, मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से क्या और विशेष है? जी बहुत विशेष बातें हैं। पहली बात तो देखो इसके काल में बहुत सी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हुई हैं। एक तो पड़ा था छप्पनिया काल। जी छप्पनिया अकाल। छप्पनिया अकाल किसके काल में पड़ा था? उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे जी? तो मेवाड़ के शासक थे महाराणा फतेह सिंह। और एक बार जब राजस्थान में टीचर भर्ती का पेपर हुआ था उसमें यह पूछा गया था कि छप्पनिया काल कब पड़ा था? तो जी 1899 ईस्वी थी और हिंदी वर्ष में 1956 विक्रमी संवत, यानी विक्रमी संवत हिंदी वर्ष जो था वो 56 की साल थी, इसीलिए इसे क्या कहते थे? छप्पनिया अकाल कहते थे। क्या कहते थे? छप्पनिया काल। यानी इस मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के काल में मेवाड़ में एक भयंकर अकाल पड़ा जो छप्पनिया अकाल के नाम से जाना गया। या ये कह दें कि 56 की साल मेवाड़ में एक भयंकर अकाल पड़ा जो छप्पनिया काल के नाम से जाना गया। तो ये 56 की जो साल थी ये हिंदी वर्ष था। अगर हम जैसे हिंदी वर्ष की बात करें तो ईस्वी सन में जैसे ही हम 57 जोड़ देते हैं, कितने 57 जोड़ देते हैं, तो विक्रमी संवत आ जाती है। क्या आ जाती है? विक्रमी संवत आ जाती है। तो हम बात कर रहे हैं छप्पनिया काल मतलब 1956 विक्रमी संवत, और विक्रमी संवत में से अगर हम 57 लेस कर दें तो हमारे पास आ जाती ईस्वी सन, और ईस्वी सन थी 1899। अब बात अन्य क्या है इस मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से? जी इस मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के काल में बिजोलिया किसान आंदोलन भी हुआ था। क्या हुआ था? बिजोलिया किसान आंदोलन जो 1897 से शुरू हुआ था और 1941 को समाप्त हुआ था। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्ष चला था, सबसे लंबा चला, सबसे संगठित था, दाकड़ जाति के लोगों से था, कुंता भर्ती के विरुद्ध था, यानी कर देने के विरुद्ध था।
ठीक है ना। तो हम अब चर्चा करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी घटना जो मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह से बिलोंग करती है। ओके, तो चर्चा करें बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से संबंधित घटनाएं। अब देखें बिजोलिया किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन। पहली बात तो हमें यही ध्यान रखनी कि बिजोलिया की स्थिति कहां है जी। जी बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा में, इसकी स्थिति तो है जी भीलवाड़ा में। ओके, अब दूसरी विशेष बात क्या है कि बिजोलिया किसान आंदोलन कब हुआ जी। कब का मतलब यहां पे समय सीमा पूछेगा तो 1897 से 1941, और ये 44 वर्ष चला था। सबसे लंबा, सबसे संगठित और एकमात्र अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। अहिंसात्मक मतलब किसी प्रकार की इसमें हिंसा नहीं हुई थी। तब काल किसका था, यानी मेवाड़ के शासक कौन थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के शासक कौन थे, यानी ये बिजोलिया है वो मेवाड़ के अधीन ही था। मेवाड़ के अधीन एक परगना था, और उस परगने का यानी उस परगने का जो सामंत या जो शासक था वो राव कृष्ण सिंह था। कौन था, राव कृष्ण सिंह। तो मेवाड़ के उस समय जो शासक थे, मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक तो महाराणा फतेह सिंह थे। कौन थे, महाराणा फतेह सिंह जी। ये बात भी हमें याद रहेगी कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे। फिर बात ये आती है कि उस समय बिजोलिया का शासक कौन था। बिजोलिया का शासक यानी इस बिजोलिया परगने के शासक कौन हुआ करते थे, तो राव कृष्ण सिंह हुआ करते थे। राव कृष्ण सिंह जिन्होंने चौरी कर लगाया था। क्या लगाया था, चौरी कर। और इनके पुत्र हुए राव पृथ्वी सिंह जिसने तलवार बंधाई, हुक्मनामा, नजराना कर लगाया था। एक ही बात है, यानी नए ठाकुर के बनने पर लिए जाने वाला कर, नजराना, हुक्मराना या फिर तलवार बंधाई कर। वो हम बिजोलिया किसान आंदोलन जब पढ़ेंगे तो डिटेल से बिजोलिया किसान आंदोलन की अपन चर्चा करेंगे। तो ये तो मैं बेसिक आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से जुड़ी बातें हैं। जब हम बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ेंगे, जब वहां पे मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह की बात आए तो आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आए कि भाई ये फतेह सिंह था कि नहीं था। जी उस समय मेवाड़ के शासक महाराणा फतेह सिंह हुआ करते थे, और इन्होंने एक चौरी कर लगाया था। चौरी कर ये 1903 में 5 रुपए का कर था जी। यानी कोई भी अगर अपनी लड़की का शादी करेगा तो 5 रुपए राजघराने में जमा करवाना पड़ेगा। तो ऐसा कहते हैं कि उस समय 5 रुपए तो बहुत होते थे सब। अब 5 रुपए किसी के पास होते नहीं थे, ऐसे लड़की की शादी नहीं होती थी। तो कहा जाता है कि वहां के जनता राज दरबार में राव कृष्ण सिंह के सामने लड़कियों सहित प्रस्तुत हुई जो शादी विवाह हो चुकी थी। तो कहते हैं कि राव कृष्ण सिंह ने उस समय ये कह दिया कि आप इन लड़कियों को राज दरबार में छोड़कर चले जाओ। यानी इतनी बुरी बातें कही और भगवान का करना हुआ कि इसके फिर अकस्मात ही क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये बातें थी बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ बातें। अब बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के बाद क्या मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से और कोई संबंधित विशेष बात है। जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बची हुई है, बने रहिए वीडियो में। देखिए अब भी जो बात कर रहे हैं वहां से क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछा जाता है। देखो 1903 ईस्वी की बात है, ध्यान से सुनना। 1903 ईस्वी को इंग्लैंड के सम्राट बने थे एडवर्ड सप्तम। कौन, एडवर्ड सप्तम। 1903 ईस्वी को लंदन के यानी इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड सप्तम का राजतिलक सम्मान में इसका क्या हुआ, राजतिलक हुआ। और उस राजतिलक सम्मान के अंदर यानी राजतिलक सम्मान में
दिल्ली में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इसके सम्मान में क्या किया? दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और ये दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया है? वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। तो कहते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने राजपूताने के सभी शासकों को दिल्ली दरबार में प्रस्तुत होने के लिए निमंत्रण भेजा। क्या भेजा? निमंत्रण भेजा। तो यह बात आपको याद रहेगी कि 1903 में सम्राट एडवर्ड पंचम के सम्मान हेतु दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा करवाया गया और लॉर्ड कर्जन के द्वारा राजपूताने के सभी राजपूत योद्धाओं को निमंत्रण भेजा गया। यानी आप सम्मिलित होइए, यानी भोजन पे पधारिए, भोजन करिए, हमारे यहां पे प्रस्तुत होइए, ऐसा निमंत्रण लॉर्ड कर्जन के द्वारा भेजा गया। तो कहते हैं कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भी निमंत्रण आया। भाई सभी राजपूताने के शासकों के पास आया तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से क्यों नहीं आएगा? तो इस मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भी निमंत्रण पत्र मिला और निमंत्रण पत्र पाकर के ये दिल्ली दरबार प्रस्तुत होने वाले ही होते हैं। तब क्या किया? केसरी सिंह बारट ने डिंगल भाषा में 13 सोठे लिख करके मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेज दिए। अब कहते हैं कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह डिंगल भाषा में लिखे 13 सोठों को पढ़कर उन्होंने अपने अतीत, अपने राजशाही दरबार और राजशाही शासन और उनके सम्मान की याद आ गई और वो दिल्ली दरबार में प्रस्तुत नहीं हुए। यानी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेतावनी राचुंगटिया किसने लिखा, किस भाषा में लिखा, कितने सोठे थे, कब लिखा गया, किसके पास भेजा गया, तो ये बातें हमें याद रखनी हैं। तो ये बातें मैं लिख रहा हूं कि 1903 ईस्वी को सम्राट एडवर्ड सप्तम के सम्मान में लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया और इस आयोजन में सभी राजपूत योद्धाओं को निमंत्रण भेजा गया। तो बात आती है केसरी सिंह बारट से। किससे? यानी केसरी सिंह बारट ने डिंगल भाषा में 13 सोठे लिखकर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजे। तो फतेह सिंह उन 13 सोठों को पढ़कर दिल्ली दरबार में प्रस्तुत नहीं हुए। दिल्ली दरबार में प्रस्तुत नहीं हुए, यह बात आपको याद रखनी है। तो एक तो बात याद रखिएगा, यही जो 13 सोठे डिंगल भाषा में लिखकर भेजे गए, यही आगे चलकर चेतावनी राचुंगटिया कहलाए। क्या कहलाए? चेतावनी राचुंगटिया। और चेतावनी राचुंगटिया की भाषा जो है वो डिंगल है और 13 इसमें सोठे हैं।
और इसको बेच लिखा किसने था? केसरी सिंह बारहट ने, केसरी सिंह बारहट ने लिखे सी। और ये केसरी सिंह बारहट ने किसके पास भेजे थे? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजे थे। ओके, तो देखिए 1903 में एडवर्ड सप्तम दिल्ली के सम्राट बने, तो उसके सम्मान में लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन कर दिया और सभी राजपूत योद्धाओं को निमंत्रण दिया। ऐसी बात केसरी सिंह बारहट को पता चलता है, तो केसरी सिंह बारहट ने डिंगल भाषा में 13 सोरठे लिखकर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजे, जो चेतावनी राचुंगटिया के नाम से जाने जाते हैं। और इन 13 सोरठों को पढ़ करके मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में प्रस्तुत नहीं हुए। बात याद रहेगी। इसके बाद देखो क्या होता है आगे की बात। अब एक घटना 1911 की है। 1911 में जब जॉर्ज पंचम, याद रखिए 1911 में जब जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन हुआ, किसका? जॉर्ज पंचम का। और इस जॉर्ज पंचम के साथ इनकी घरवाली मैडम मैरी भी आई थी। और कहते हैं कि इसी पुष्कर झील के किनारे जो गांधी घाट है, उसको, इसी गांधी घाट को जनाना घाट का नाम बदल कर रख दिया गया था। यानी जनाना घाट पुष्कर के अंदर गांधी घाट को ही कहा जाता है, और वो मैडम मेरी के याद में रखा गया था। और वो जॉर्ज पंचम की घरवाली थी। तो 1911 में जॉर्ज पंचम का भारत जब आगमन हुआ, तो वैसे ही दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, और दिल्ली दरबार में वैसे ही सभी राजपूत योद्धाओं को निमंत्रण दिया। तो कहते हैं कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में प्रस्तुत तो नहीं हुए, परंतु रेलवे स्टेशन पर जॉर्ज पंचम से हाथ मिलाकर वापिस मेवाड़ आ गए, क्योंकि उन्हें पुण्य है चेतावनी राचुंगटिया स्मरण हो पाया था, या चेतावनी राचुंगटिया पुनः स्मरण हो गया था। किसको? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को। यानी 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, तब भी ये रेलवे स्टेशन पर जॉर्ज पंचम से हाथ मिलाकर राम समा करके वापिस मेवाड़ आ गए थे। कहां गए थे? मेवाड़ आ गए थे। ये बात थी किससे? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से। अब बात करते हैं अंतिम शासक के रूप में महाराणा भूपाल सिंह। कौन? महाराणा भूपाल सिंह, जो 1921 से 1948 एकीकरण के समय तक शासक बने या रहे। कौन? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह से। अब देखिए महाराणा भूपाल सिंह 1921 से 1948, इसको पढ़ते ही मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास समाप्त हो जाएगा जी। देखिए, अब जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तो आपने पढ़ा था या पढ़ा होगा कि इसमें एकीकरण में 7 चरण थे। एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। उस समय 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे, और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेवाड़ा था। केंद्र शासित प्रदेश। ओके, और ये 7 चरण जो कौन कौन से थे? पहला था मत्स्य संघ, फिर था पूर्व राजस्थान संघ, फिर था संयुक्त राजस्थान, फिर था वृद्ध राजस्थान, फिर था संयुक्त वृद्ध राजस्थान, और फिर था राजस्थान, और अंतिम है आधुनिक राजस्थान। ये 7, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां, 7 चरण थे। पहला 18 मार्च 1948,
दूसरा 25 मार्च 1948, तीसरा 18 अप्रैल 1948, फिर ये था चौथा 30 मार्च 1949, ये था जी 15 मई 1949, ये था जी 26 जनवरी 1950 और ये था जी 1 नवंबर 1956। ये था राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण, यानी मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान। तो यहां पर आप अच्छे से जानते हैं कि इस 30 मार्च वाले दिन तो राजस्थान दिवस मनाते हैं और 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं और वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आता है 1 नवंबर 1956 और राजस्थान का विधिवत नाम पड़ता है राजस्थान 26 जनवरी 1950 को। अब इस एकीकरण के अंदर, इस एकीकरण में मेवाड़ को जब सम्मिलित किया गया तो कौन से चरण में जी? तीसरे चरण में, यानी इस तीसरे चरण में, तीसरे चरण में मेवाड़ को सम्मिलित किया गया। ओके, और चौथे में 4 बड़ी रियासत जैसे जैसलमेर है, जोधपुर है और बीकानेर है और जयपुर है, वो इसमें वृहद राजस्थान में आई थी। तो तीसरे चरण में जैसे एकीकरण पर विलय पत्र पर महाराणा भूपाल सिंह से सिग्नेचर करवा लिया, तब इसे उपराज प्रमुख यानी राज प्रमुख का पद दिया गया। उपराज प्रमुख क्या, यानी यहां पर इन्हें राज प्रमुख बनाया जाता है और यहां पर इसके बाद जो वृहद राजस्थान, इसके बाद जो वृहद राजस्थान के बाद ये एकमात्र अंतिम समय तक यहां तक ये रहते हैं, यानी महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह को, भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख हैं। क्या बने थे? महाराज प्रमुख, एकमात्र राजस्थान के एकमात्र शासक हैं जो महाराज प्रमुख पद पे थे, तो वो थे महाराणा भूपाल सिंह। कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह। इसी के साथ अपना राजस्थान का मेवाड़ इतिहास या मेवाड़ का विलय हो जाता है आधुनिक राजस्थान यानी वर्तमान राजस्थान में, और 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आता है और विधिवत नाम 26 जनवरी 1950 को पड़ता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।